विष्णु स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विष्णु हिंदी साहित्य प्रेमी में। यदि अभी तक आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए करते लेटेस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कोशिका के बारे में और कोशिका की खोज के बारे में और कोशिका के प्रकार जो कि जीवों के आधार पर। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिका के असली प्रकारों को जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रोकैरियोटिक कोशिका से इसकी शुरुआत करेंगे। क्या होती है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बहुत छोटी होती है। कोशिका का केंद्रकीय भाग न्यूक्लियाइड झिल्ली से नहीं ढका हुआ होता है और इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक भी अनुपस्थित होते हैं, मीन्स कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। और इसमें कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है और हमेशा ये एक कोशिकीय जीव में होते हैं, अर्थात ये जीवाणु में होते हैं मुख्य रूप से। अभी जानेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में कि ये यूकैरियोटिक कोशिका होती क्या है। तो यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। इसका केंद्रकीय भाग न्यूक्लियस झिल्ली द्वारा घिरा होता है और इसमें जो केंद्रक होता है वो उपस्थित होता है। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक भी उपस्थित होते हैं और वहीं कोशिका के अंग भी उपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। एक एवं बहुकोशिकीय जीव ये दोनों में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका। अभी जानेंगे ये कोशिका का आकार क्या होता है। तो कोशिका का आकार क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में जानें। तो कोशिका व का आकार व आकृति होती है। सामान्यतः कोशिका अंडाकार की होती है। मीन्स जो असली कोशिका होती है, ज़्यादातर कोशिका वे अंडाकार की होती है। वे लंबाकार की भी होती हैं और या फिर स्तंभाकार या डिस्क के आकार की भी होती हैं। कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है, अर्थात कोशिका का कार्य जैसा होगा उसके आकार भी वैसा ही होगा, अर्थात कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। विभिन्न जीवों, पादप और जंतु की कोशिकाएं भिन्न आकार एवं भिन्न प्रकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जा सकती हैं और जबकि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। मतलब कि पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती हैं और दोनों की कोशिकाएं जो होती हैं वे अलग अलग होती हैं। कुछ को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं और कुछ को सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हैं, अर्थात उन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। एक बहुकोशिकीय जीव की किसी कोशिका का आकार सामान्यतः 2 से 120 मायोमीटर होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अभी हम जानेंगे सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार कि ये क्या होता है। सांद्रता के अनुसार विलयन का प्रकार, तो पहला विलयन है समपराशरी विलयन। जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान हो तो यह समपराशरी विलयन कहलाता है, अर्थात कोशिका के अंदर का और बाहर का जो सांद्रता है अगर वह समान हो तो यह समपराशरी विलयन कहलाता है। अभी हम जानेंगे अतिपरासरण दाबी। तो यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक हो तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ें, जिसे कोशिका सिकुड़ जाती है। तो आगे बढ़ें, तो अल्प दाबी विलयन क्या होता है। तो अल्प पराशरण दाबी विलयन वह विलयन होता है जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम हो जाती है, अर्थात जो कोशिका है उसके बाहर के विलयन की सांद्रता कम हो जाती है और जो अंदर के विलयन की सांद्रता है वह अधिक हो जाती है। तो पराशरण के कारण कोशिका फूल जाएगी या फिर फट जाएगी। इसे हम कहते हैं अल्प पराशरण दाबी विलयन। तो चलिए आगे बढ़ें। आगे हम जानेंगे जीव द्रव्य कुंचन के बारे में। जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। पादप कोशिका में पराशरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लेजा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कह रहे हैं। तो अभी जानते हैं कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं। तो सामान्यतः जो
कोशिका होती है उसके विभिन्न भाग कोशिका अंगक कहलाते हैं। मतलब कि जो कोशिका अंगक वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो कोशिका है, एक अंग है। अर्थात कोशिका के अंग को कोशिका अंगक कहते हैं, जो कि विशेष कार्य संपन्न करती हैं। अर्थात जो कोशिका के अंग होते हैं वो कुछ विशेष कार्य करते हैं। सामान्यतः कोशिका के तीन मुख्य भाग होते हैं। अर्थात अगर कोई नॉर्मली पूछे तो तीन मुख्य भाग होंगे। कौन कौन से, चलिए जाने। तो पहला भाग होगा हमारा प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव। और इसकी इंग्लिश होती है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो जाने कोशिका झिल्ली के बारे में। सर्वप्रथम हम इसी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो प्लाज्मा झिल्ली है, यहाँ पे कोशिका झिल्ली है। दोनों बात एक ही होती है, इसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो चलिए जाने कि क्या होती है ये कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली को चलिए हम समझते हैं। तो सर्वप्रथम कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मेलम कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोशिका झिल्ली होती है इसका समानार्थी शब्द भी होता है, जो कि प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेना होता है। इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली को ही। जो कोशिका झिल्ली होती है वो वर्णात्मक परागम्य झिल्ली होती है, जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थ को अंदर या बाहर जाने देती है। अर्थात जो कोशिका होती है वो यही निर्भर करती है कोशिका झिल्ली कि कौन से पदार्थ को हमें अंदर भेजना है तथा यहाँ से कौन से पदार्थ को हमें बाहर भेजना है। और यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से कोशिका द्रव से अलग करती है। यह जंतु व पादप कोशिका में पाई जाती है। अर्थात ये जो कोशिका होती है ये जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और वहीं पादप कोशिका में भी पाई जाती है। ये दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ें। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे भी हम इसी से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। तो यह प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो ये होती है कोशिका झिल्ली ये किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो हाँ, ये प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर बनी होती है। शिंगर एवं नाशोलोन्स के फील्ड मोशिय मॉडल के अनुसार यह लिपिड और प्रोटीन से बनी परत है, जिसमें प्रोटीन लिपिड की दो परतें के बीच एक सैंडविच की तरह धसी होती है। ये भी एक तथ्य है जो कि महत्वपूर्ण है। 17 डिग्री मोटी होती है और यह लचीली होती है, जो कि मोड़ी तोड़ी व दोबारा जुड़ सकती है। तो अभी हम जानेंगे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रहती है। मतलब कि अभी तो हम यहाँ पे जो कोशिका का आकार देख रहे हैं वो असली आकार नहीं है, इसका असली आकार कुछ और होता है। ये अभी हम एक संकेत के द्वारा यूज कर रहे हैं, यानी कि एक संकेत है कोशिका का। यह कोशिका के अंदर व बाहर के अणुओं को आने जाने देती है, मतलब इसके बाहर के अंदर और अंदर से बाहर जाने के लिए कहती है। और यह कोशिका के आकार को निश्चित करती है। यह कोई आकार तो नहीं है, लेकिन जो कोशिका को आकार प्रदान करती है वो प्लाज्मा झिल्ली ही करती है। तो जाने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं को आदान प्रदान दो प्रकार से होता है। तो चलिए जाने कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला तो होता है हमारा विषरण, विषरण होता है, और दूसरा होता है पराशरण। तो अभी हम धीरे धीरे करके इन दोनों के बारे में एक गहन अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले हम विषरण से ही इसका आरंभ करते हैं। तो विषरण क्या होता है, विषरण क्या होता है ये अभी हम जानने वाले हैं। तो विषरण जो होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जान रहा है। अर्थात जहाँ पे उच्च सांद्रता होगी उसके विपरीत दिशा में अर्थात निम्न सांद्रता की ओर यह गमन करता है। यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। अर्थात उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता इन दोनों के सांद्रताओं को ये समान कर देता। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव हो सकता है। अर्थात ये ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, तीनों में हो सकता है। तरल हो गया, ठोस हो गया, हवा, सब में ये संभव हो सकता है। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं। अभी तक तो हमने पराशरण के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि ये अभी तक हमने विषरण के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पराशरण के बारे में कि ये क्या होता है। वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल विलायक अणुओं को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। केवल ये द्रवीय माध्यम में संभव हो सकता है और केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र विलयन नहीं होते। अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। किसी एक के बारे में भी यदि हम अध्ययन कर लेते हैं तो दूसरों के बारे में अध्ययन करने पे आसानी होगी। तो चलिए जाने कोशिका भित्ति के बारे में।
कि ये कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति वह होती है जो यह पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली होती है और यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अर्थात इसका एक बहुत ही नियम है कि यह सिर्फ पादपी कोशिका में पाई जाएगी और ये जंतु कोशिका में किसी भी प्रकार से पाई नहीं जाएगी। यह सख्त होती है, मजबूत होती है, मोटी होती है, सरल अजीवित संरचना होती है और यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? यह सख्त होती है, मीन्स बहुत ही कठोर होगी, और मजबूत होगी, मीन्स उसके अंदर बहुत ही क्षमता होगी, ये मोटी भी होगी और सरंध्र अजीवित संरचना होती है और यह सेलुलोज की बनी होती है। जो सेलुलोज होता है उसकी ये बनी होती है और कोशिका मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ती है। पादप कोशिकाएं एक दूसरे के प्लाज्मोडेस्मेट से संपर्क में रहती हैं और कवकों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति काइटिन नामक रसायन की बनी होती है। अर्थात जो कवक में पाई जाती है कोशिका भित्ति वो काइटिन नामक रसायन से बनी होती है। तो अभी हम जानेंगे कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं। मतलब कि हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ तो चुके हैं कि ये ऐसी होती हैं और अभी तक हमने इसके कार्यों के बारे में नहीं पढ़ा, अभी तक हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो अभी हम चलिए जानते हैं कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं। तो कोशिका भित्ति के कार्य जानते हैं। तो कोशिका भित्ति के कार्य निम्नलिखित हैं। तो कोशिका भित्ति के कार्य जो हैं वो है, ये संरचना प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करती है? कोशिका को। कोशिका को मजबूती भी यही प्रदान करती है। यह सरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। मतलब कि जो कोशिका है उसके आर पार जाने में जो सहायक होती है विभिन्न पदार्थों के, वो यही होती है कोशिका भित्ति। और इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है। अर्थात कोशिका की मान लीजिए कोई खराबी आती है तो उसका मरम्मत भी यही करती है और पुनर्जनन की क्षमता भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। तभी हम जानते हैं केंद्रक के बारे में कि केंद्रक क्या होता है। केंद्रक को हम इंग्लिश में न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो चलिए जाने केंद्रक क्या होता है। तो केंद्रक यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका में सभी कार्यों को नियंत्रण कहता है। तो मतलब कि जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वही है केंद्रक, और ये जो होता है वो कोशिका के सभी क्रियाओं, जितने भी क्रियाएं होती हैं उन सब पर नियंत्रण ही रखता है। यह कोशिका का केंद्र कहलाता है। अर्थात चूंकि ये कोशिकाओं के केंद्र में पाया जाता है इसलिए इसे कोशिका का केंद्र भी कहते हैं। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। अर्थात 1831 ईस्वी में जो रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जीव विज्ञान के, उन्होंने खोज की थी इस केंद्रक की। तो अभी हम जानेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। तो इसके ऊपरी की द्विस्तरीय झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अर्थात इसके ऊपर भी एक झिल्ली होती है जो कि इसकी सुरक्षा करती है, इसे हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक द्रव में केंद्रकाय व क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। अर्थात जो केंद्रक होता है मतलब कि कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के बाहर कोशिका झिल्ली, और केंद्रक के अंदर भी जो होता है वो केंद्रक द्रव भी होता है और केंद्रक द्रव में केंद्रकाएं होता है, क्रोमेटिन तंतु होते हैं। तो आगे चलिए बढ़े। तो आगे क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं। मतलब कि आपको तो ये धागे दिख रहे हैं, असल में जो ये है वो है डीएनए और जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। तो आगे हम जानेंगे जीन। तो जीन ये क्या होता है? डीएनए की बुनियादी और कार्यात्मक घटक को जीन या GENES कहते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की बुनियाद और कार्यक्षम घटक को जीन कहते हैं। तो अभी हम ये तो जान चुके हैं कि केंद्रक क्या होता है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि केंद्रक के कार्य क्या होते हैं। तो चलिए जानें कि केंद्रक के कार्य होते क्या है असल में। तो केंद्रक जो होता है यह कोशिका के सभी उपाचय क्रियाओं में नियंत्रण रखता है। अर्थात पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका में जितने भी कार्य होते हैं उन सब कार्यों पर नियंत्रण केंद्रक द्वारा ही रखा जाता है और यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। और ये सब तो हम जान चुके हैं हाँ कि कोशिकाओं पर नियंत्रण ये करता है, या आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। अभी हम कोशिका के अंदर जो एक महत्वपूर्ण भाग होता है जैसे कि हमने पढ़ा था कोशिका द्रव्य। अब ये क्या होता है कोशिका द्रव्य? तो चलिए इसके बारे में जानें। तो कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका का वह द्रव्य होता है जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य कहलाता है। यहाँ जिसमें जैविक व कैटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं।
तो मतलब कि जो कोशिका होता है उसके अंदर भी द्रव पाया जाता है, उसी को हम कोशिका द्रव कहते हैं। तो ये जो कोशिका द्रव होता है इसके अंदर ही कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं सब इसके अंदर पाए जाते हैं। और यही एक महत्वपूर्ण चीज़ है कोशिका का सबसे ज़्यादा। तो इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं चलिए इसके बारे में जानें। पहला तो होता है सिस्टोल, जो कि जलीय द्रव जिसमें विभिन्न प्रोटीन होती है। इसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट होता है और 1% अन्य अवयव होते हैं। और वहीं कोशिका अंगक भी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। कोशिका अंगक एक झिल्ली या दो झिल्ली या बिना झिल्ली के होते हैं, जैसे कि एक प्लाज्मा वोल अंगक, अंतःद्रव्य जलिका लाइसोसोम और गोल्गी काय और रेतिका। और दोहरी झिल्ली वाले अंगक हैं माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इनके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। और बिना झिल्ली वाले अंगक जो होते हैं वो होते हैं राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूबुल्स। अभी हम जानेंगे गोल्गी उपकरण के बारे में कि गोल्गी उपकरण क्या होता है। ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती हैं। इनका आविष्कार खोज ने किया था। ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी व स्लाइवस सेल के यह अनुपस्थित होता है। तो ये जो गोल्गी उपकरण होता है ये बहुत ही पतला होता है और ये चपटी पुटिकाओं का समूह होता है, एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। और इनका आविष्कार खोज कैमियो गोल्गी ने किया था। और ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी आरबीसी व साइव्स सेल यह अनुपस्थित होती है। तो चलिए जाने आगे के बारे में। तो आगे हम ये जानेंगे कि गोल्गी काय के कार्य क्या होते हैं, ये वर्क क्या करता है। तो यह लिपिड बनाने में सहायक करता है और यह मध्य लेमिला बनाने में सहायक करता है और यह स्वभाव में स्त्रावी होता है और यह मेलेलिन संश्लेषण में सहायक करता है। अंतःद्रव्य जलिका में संश्लेषित लिपिड का संग्रहण गोल्गी काय ने किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ें। तो आगे भी हम इसी के ही कार्य को जानेंगे कि इसके और क्या कार्य होते हैं। इसके पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करना इसी के द्वारा होता है। और गोल्गी काय के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, अर्थात जो गोल्गी काय होता है उसकी सहायता से ही लाइसोसोम का निर्माण होता है और यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में भी मदद करता है। तो अभी हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यह भी एक कोशिकांग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। इसको कोशिका का पावर हाउस ऊर्जागृह भी कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली वाले होते हैं और सभी यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। और बाह्य परत चिकनी एवं छिद्रित होती है, अतः परत बहुत वलित होती है और यह क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में कोलिकर ने देखा था, अर्थात इसकी खोज कोलिकर ने 1880 ईस्वी में ही कर ली थी। और इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो चलिए जाने माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा निर्माण कर एटीपी के मुख्य संचित करना है और यह केप्स चक्र या कोशिका श्वसन का मुख्य स्थान है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी लोगों को एक बढ़िया सा हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।